Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I'm going to take the topic powers of the State Bar Council, right? In which yesterday I have discussed with you the power of the State Bar Council, that how the State Bar Council can enroll the name of the student candidate as an advocate, or how the State Bar Council can refuse an application to be enrolled as an advocate. So in the continuance of the next is, it is to be noted that the Bar Council of India may, if satisfied, either on a reference made on behalf of the State Bar Council or otherwise, that any person has got his name entered on the roll of advocates by misrepresentation, right, or as to an essential fact, or be fraud or undue influence, remove the name of such person from the roll of advocates after giving him an opportunity of being heard, section 26. ठीक है। 24 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। सेक्शन 25 बताता है कि वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फिल करके जो है वो स्टेट बार काउंसिल में को सबमिट करनी होती है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ, ठीक है। इसके अलावा 26 सेक्शन जो है वो ये बताता है आपको कि BCI को स्टेट बार काउंसिल के बिहाफ पर या कहीं से भी ये जानकारी मिलती है, और BCI का जो इंक्वायरी के बाद उसको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत जानकारी के द्वारा या किसी छल के द्वारा या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा जो है किसी व्यक्ति का जो नाम वो है जो अधिवक्ता नामावली है उसमें से हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को प्रॉपर सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या ये सही हैं या ये सही नहीं है, और अगर वो सही नहीं पाए जाते तो उस व्यक्ति का नाम जो है वो अधिवक्ता नामावली में से नहीं हटाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि एक साइडेड कार्रवाई हो, वन साइडेड कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी का नाम हटाया जा रहा है तो उसे सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 26A of the Advocate Act empowers the State Bar Council to remove from the state roll the name of any advocate who is dead or from whom a request has been received to that effect. सेक्शन 26 से आपको ये बताता है कि यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी सूचना जैसे ही प्राप्त होगी कि उस अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है जिसका नाम बार काउंसिल की स्टेट लिस्ट में एनरोल है, तो उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, और यदि कोई अधिवक्ता स्वयं ये एप्लीकेशन दे कि मेरा नाम जो है वो अधिवक्ता नामावली में से हटा दिया जाए, तो वहाँ तब भी उसका नाम जो है वो नामावली में से हटा दिया जाता है। ये पावर जो है वो सेक्शन 26A के अंदर बार काउंसिल के पास है। सेक्शन 27 आपको इसी रेफरेंस में बताता है कि स्टेट बार काउंसिल जब किसी एप्लीकेशन को, किसी व्यक्ति के एडमिशन की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करती है तो कोई दूसरी स्टेट बार काउंसिल भी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे राजस्थान स्टेट बार काउंसिल ने अगर मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया है तो मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन को गुजरात स्टेट बार काउंसिल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन एक्सेप्ट विद द previous consent in writing of the State Bar Council which refused the application and of the Bar Council of India.
लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं करेगी, लेकिन कर भी सकती है। कब कर सकती है? जब राजस्थान स्टेट बार काउंसिल कंसेंट दे दे कि हमने तो इनका नाम हटाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ BCI का अप्रूवल लेटर भी होना चाहिए, तभी आपका नाम मिस्टर X जो है उनका नाम गुजरात स्टेट बार काउंसिल जो है अपने यहाँ पर एनरोल कर सकेगी। ठीक है, तो और उसका नाम उसी जगह पर, उसी स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर वो पहले वाले स्टेट बार काउंसिल में था। तो देखिए कितनी वाइड पावर होती है स्टेट बार काउंसिल के पास, तो इनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पावर इज़ मेंटेनेंस ऑफ रोल ऑफ एडवोकेट्स, राइट। जो अधिवक्ताओं की नामावली है उसका रख रखाव का कार्य भी जो है, उसकी जो शक्ति है मेंटेन करने की, वो भी स्टेट बार काउंसिल को दी गई है। वो क्या कहते हैं? Section 17 of the Advocates Act provides that every state bar council shall prepare and maintain a roll of advocates in which shall be entered the name and address of। स्टेट बार काउंसिल जो है वो अधिवक्ताओं की नामावली का एक रजिस्टर तैयार करती है और उसका रखरखाव करना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये बताया गया है सेक्शन 17 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत। ये क्या कहते हैं? ऑल पर्सन्स who were entered as advocates on the roll of the High Court under the Indian Bar Council Act 1926 immediately before the appointed day, including persons being citizen of India, right, within India as defined in the Government of India Act 1935। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि एडवोकेट नामावली में किन किन लोगों का नाम होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी लोग स्टेट लिस्ट में एनरोल्ड होंगे उनका नाम जो है वो उसके अंदर दर्ज होगा। साथ ही साथ इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 से पहले जो लोग भारत के नागरिक थे, है ना, और उनका नाम भी अगर दर्ज हो चुका है पहले ही, तो वो नाम भी अधिवक्ता नामावली में दर्ज होगा। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 नहीं बना था, मतलब कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो तब भी तो लोग अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे ना। तो ये बात उनके लिए कही गई है कि यदि वो अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करते थे किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो उसी हाई कोर्ट की स्टेट का बार काउंसिल के अंदर उनका नाम दर्ज किया जाएगा और उन्हें एज एन अधिवक्ता ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब इसी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो इसमें आगे है ऑल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है हमें यहीं रुकना चाहिए कि आगे जो इसके जो प्रावधान हैं वो क्या होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।